अस्सलामुअलैकुम माय फेलोज़। हमारे ज़मीन पर पाए जाने वाले समंदरों में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में हमें मुकम्मल तौर पर कुछ पता नहीं। इन्हीं राजों पर से पर्दा उठाने के लिए कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक कुछ चीज़ों की इन्वेंशन की गई ताकि हम इन राजों को एक्सप्लोर कर सकें। इन इन्वेंशंस में टाइटन सबमर्सिबल वेसल सर-ए-फ़हरिस्त शामिल थी। ये सबमर्सिबल वेसल समंदर की बहुत ज़्यादा गहराई में जाने के लिए इंजीनियर्ड की गई। ये एक इंजीनियरिंग का हैरत अंगेज़ काम है। ये तकरीबन 100 साल पहले डूबे हुए टाइटैनिक शिप के रैक को एक्सप्लोर करने और बहुत सारी दूसरे राजों को एक्सप्लोर करने के लिए ओशन गेट कंपनी की तरफ से इंजीनियर्ड की गई थी। तो आइए समझते हैं कि इसकी इंजीनियरिंग में मॉडर्न न्यू इन्वेंटेड मटेरियल को चूज़ कैसे किया गया और किन किन मटेरियल को कौन कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की मदद से चूज़ किया गया और इन मटेरियल्स के आउटपुट से फार्मूले बनने वाली टाइटन सबमर्सिबल वेसल कैसी थी। तो आइए इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में समझते हैं। वेलकम टू इंजीनियरिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो पार्ट 1 का लिंक मौजूद है जिसमें टाइटन सबमर्सिबल वेसल को इंजीनियर करने वाली कंपनी की मुकम्मल हिस्ट्री और कंपनी के पास टोटल सबमर्सिबल वेसल की डिटेल हिस्ट्री शामिल है। आज की ये वीडियो इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर जाकर पहली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाइटन सबमर्सिबल वेसल को ओशन गेट कंपनी ने बेसिकली कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनाया। इस सबमर्सिबल के हल को कार्बन फाइबर और टाइटेनियम एंड कैप से बनाया। इसके अंदर टोटल 5 अफराद के डाइव करने की सलाहियत है। इस सबमर्सिबल वेसल को लाइट वेट किया गया, यानी इससे पहले जितनी भी सबमर्सिबल वेसल्स थी वो इससे वेट में ज़्यादा थी। इसी वजह से इसको लाइट वेट बनाने के लिए इसके हल में कार्बन फाइबर मटेरियल को चूज़ किया गया। अब यहाँ पर आप इस मटेरियल यानी कार्बन फाइबर को जहन नशीन कर लें क्योंकि वीडियो के आगे आने वाले हिस्से में इस चूज़ ऑफ मटेरियल ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया। तो अब इस वीडियो को टाइटन सबमर्सिबल के कंसिस्टिंग कंपोनेंट्स और उनकी वर्किंग से शुरू करते हैं। टाइटन के फ्रंट वाले टाइटेनियम हेमिस्फीयर एंड कैप जिसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 83 mm थी। कैप में एक व्यू पोर्ट होता है जिसका डायमीटर 15 इंचेस यानी 38 सेंटीमीटर होता है जो आर्क्रेलिक ग्लास का लगाया गया है जिसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 7 इंचेस थी। ये चीज़ों को डाइव के दौरान देखने के लिए लगाया गया। ये आर्क्रेलिक ग्लास मटेरियल को चूज़ करने के लिए ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है जिनमें डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, विजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक नीड ऑफ मिशन और कंडक्टिंग ऑफ रिसर्च वगैरह शामिल हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स की बेस के ऊपर आर्क्रेलिक ग्लास को प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसकी ऑप्टिकल कम्बिनेशन, क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और डिज़ाइन फिजिबिलिटी अच्छी होती है। यह ग्लास 2700 टन का वाटर प्रेशर बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इतने टन का ये प्रेशर तकरीबन 450 हाथियों के वजन के बराबर होता है। इस आर्क्रेलिक ग्लास विंडो की कोनिकल फ्रस्टम जैसी शेप होती है। कोनिकल फ्रस्टम नॉर्मली पैरामिड या कोन जैसी होती है। यूजुअली आर्क्रेलिक ग्लास इतने प्रेशर पर विंडो के लिए इस्तेमाल करने के लिए फेवरेबल होता है। टाइटन सबमर्सिबल वेसल के हल के पिछले टाइटेनियम हेमिस्फीयर एंड कैप को कार्बन फाइबर के साथ मैचिंग इनर फेस टाइटेनियम रिंग के साथ माउंटेड किया गया, जबकि फ्रंट वाले हेमिस्फीयर एंड कैप को बाहर से खोला और बंद किया जा सकता है। यानी डाइव मिशन स्टार्ट करने से पहले ये एक हैच का काम भी करता है, लेकिन इसको अंदर से बंद करने और खोलने का कोई सिस्टम नहीं होता, बल्कि बाहर से ही इसको स्क्रूज की मदद से बंद किया जाता और खोला जाता। इसके अंदर की तरफ एक छोटे से टॉयलेट बॉक्स की सर्विस भी दी गई जो ऑलमोस्ट यूज नहीं की गई थी। टाइटन के हल का इनसाइड डायमीटर 4 फीट 4 इंचेस था और अंदर की तरफ सिटिंग के लिए सिर्फ मैट फ्लोर था जिस पर सिंपल बैठा जाता था। दूसरे एंड कैप की तरफ एक परफोरेटेड वॉल थी। टाइटन सबमर्सिबल को अंदर से ही ऑन किया जाता था। इन्फॉर्मेशन के लिए टोटल 2 डिस्प्लेज होते हैं जिनमें एक डिस्प्ले पर सोनार सिस्टम की इन्फॉर्मेशन शो होती है और दूसरे डिस्प्ले पर कंट्रोलिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन शो होती है। इस टाइटन को चलाने के लिए थर्ड पार्टी लॉजिटेक कंपनी का वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर यूज़ किया जाता था। एंड कैप की तरफ यानी परफोरेटेड वॉल के पीछे की तरफ कॉन्फ़िगरेशनल इक्विपमेंट सिस्टम माउंटेड होते हैं। मैट फ्लोर के नीचे की तरफ ऑक्सीजन के टैंक्स और पावर के लिए बैटरीज माउंटेड होती हैं। ये ऑक्सीजन सिलेंडर तकरीबन 4 दिन यानी 96 आवर्स तक की ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ों के रखने के लिए भी कुछ स्पेस होती है। टाइटन सबमर्सिबल के हल को लैंडिंग स्किड स्ट्रक्चर पर माउंटेड किया गया। नॉर्मली लैंडिंग स्किड स्ट्रक्चर इन एयरक्राफ्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग करने की सलाहियत रखते हैं, जैसा कि हेलीकॉप्टर्स वगैरह में। क्योंकि टाइटन सबमर्सिबल वेसल भी अपने प्लेटफॉर्म से री अटैच होकर समंदर की गहराई में डाइव करती है और फिर वापस अपने प्लेटफॉर्म के साथ री अटैच हो जाती है। इस बेसिक प्रिंसिपल की वजह से लैंडिंग स्किड स्ट्रक्चर को टाइटन सबमर्सिबल के साथ यूटिलाइज किया गया। तो ये सबमर्सिबल वेसल बायोन्सी के कॉन्सेप्ट के तहत पानी में डाइव करती है। इस सारे प्रोसेस के पीछे जो बेसिक्स है वो बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। Whenever a body is immersed wholly or partially in a fluid, it is lifted up by force equal to the weight of the fluid displaced by the body.
बेसिकली बॉयंसी अपवर्ड फोर्स होती है, यानी जब किसी बॉडी को वाटर या किसी लिक्विड में डाला जाए तो ये बॉडी इस लिक्विड में डूब जाएगी या फ्लोट करना शुरू कर देगी। इसी तरह लिक्विड में मौजूद दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं। इनमें एक फोर्सेस बॉडी का अपना वेट की वजह से होती है, जिसको यूजुअली ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ये फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करती है, यानी बॉडी को डुबोने की कोशिश करती है। दूसरी फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करती है और ये फोर्स बॉडी के डूबे हुए हिस्सा के वॉल्यूम के इक्वल लिक्विड के वजन के बराबर होती है, यानी बॉयंसी फोर्स है ये। बॉयंसी फोर्स से अगर बॉडी का वेट कम हो तो बॉडी पानी में फ्लोट करती रहेगी, और अगर ये ज़्यादा हो तो बॉडी डूब जाएगी। अगर बॉडी सॉलिड है, यानी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा है, तो ये सिंक कर जाएगी, और अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम है तो ये तैरती रहेगी। और अगर ये इक्वल होगी, यानी बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल हो जाए, तो ये लिक्विड की सरफेस के इक्वल डूबी रहेगी। अगर बॉडी होलो हो, यानी खोखली हो जैसा कि शिप वगैरह, तो इनके वेट के साथ साथ इनकी शेप भी इफेक्ट करती है। आपने ये तो सुना होगा कि एक छोटी सी नीडल पानी में डूब जाती है, जबकि हज़ारों टन वजनी जहाज पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इसकी वजह यही है कि नीडल अपने वॉल्यूम के मुताबिक वाटर को रिप्लेस करती है, जो इस नीडल के वेट से कम होता है। नतीजतन नीडल पानी में डूब जाती है। इसके बरक्स बहरी जहाज जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है वो इसके वेट के इक्वल होता है, जबकि जहाज का भी कुछ हिस्सा ही डूबा हुआ होता है, इसलिए जहाज पानी में तैरता रहता है। बॉडी के डूबे हुए हिस्से के सेंटर पॉइंट को सेंटर ऑफ बॉयंसी कहा जाता है। अगर तैरते हुए जहाज को थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया जाए तो ये जहाज एक खास पॉइंट के गिर्द झूलने लगता है। इस पॉइंट को मेटा सेंटर पॉइंट कहा जाता है। और बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से मेटा सेंटर पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है, यानी हाइट, वो मेटासेंट्रिक हाइट होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई जहाज पानी में तैर रहा है और वो पानी की एक लहर इससे आके टकराती है, तो इस शिप को अपनी स्टेबल कंडीशन यानी इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना पड़ता है। यानी इस कंडीशन में जहाज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट मेटासेंट्रिक पॉइंट से नीचे होगा, और अगर ऐसा ना हो तो जहाज अपनी स्टेबल कंडीशन को मेंटेन नहीं रख पाएगा और डूब जाएगा। स्टेबिलिटी कंडीशन में शिप के साथ बैलेस्ट को अटैच किया जाता है या वाटर टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। टाइटन में बायोंसी को डील करने के लिए बैलेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब भी इसने डाइव करना होता है तो ये बैलेस्ट के वजन और इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स की मदद से पानी में डाइव करती है, और जब इसने वापस सरफेस पर आना होता है तो ये बैलेस्ट को रिलीज़ कर देती है, जबकि थ्रस्टर्स इसको पानी में अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए वाटर थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। इन बैलेस्ट को टाइटन के वेट और पैसेंजर्स के वेट के अकॉर्डिंग अटैच किया जाता है। इन बैलेस्ट को हल्के नीचे की तरफ नॉर्मली अटैच किया जाता है, और जब डाइव के दौरान इसने सतह पर आना होता है तो टाइटन इनको रिलीज़ करके वापस समंदर की सतह पर आ जाती है। टाइटन का ये रिलीज मैकेनिज्म सिस्टम इतना सिंपल था कि पायलट टाइटन को रोल ओवर करके बैलेस्ट को रिलीज करता और लैंडिंग स्किड स्ट्रक्चर के साथ अटैच किए जाने वाले वेट को सबमर्सिबल को बैलेंस करने के लिए यूटिलाइज किया जाता था। इन वेट्स को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन ये फिक्स नहीं होते। टाइटन के अंदर सांस लेने के लिए कन्फिग्रेशनल ऑक्सीजन सिस्टम माउंटेड होता है। टाइटन के पीछे टाइटेनियम एंड कैप की तरफ परफोरेटेड वॉल के साथ ह्यूमन रिस्पायरेटरी एक्टिविटीज़ यानी सांस लेने के अमल में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉक्स में सोडा लाइम पैलेट्स होती हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती हैं। इनकी वर्किंग के एंड हो जाने पर ये पर्पल कलर में चेंज हो जाती हैं और फिर इनको न्यू डाइव करने के लिए चेंज कर दिया जाता है, या इनको डाइव के दौरान एक्टिवेट करने के लिए बैकअप के तौर पे लिथियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरी डाइव के दौरान इस सिस्टम से ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। टाइटन के पीछे की जानिब कवरिंग मटेरियल में इस्तेमाल होने वाले ग्लास फाइबर, जिसको कॉमनली रीइंफोर्स्ड फाइबर ग्लास टाइप कहा जाता है, इस फाइबर ग्लास को रैंडमली अरेंज्ड चॉप्ड स्ट्रैंड मैट या ग्लास क्लॉथ से बनाया जाता है। फिर प्लास्टिक मैट्रिक्स जिसमें इपॉक्सी शामिल होती है, इससे इसको बनाया जाता है। ये कार्बन फाइबर मटेरियल से चीप और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ये किसी भी मेटल मटेरियल से ज़्यादा मजबूत होता है, यानी मेटल के वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रॉपर्टीज़ में नॉन मैग्नेटिक और नॉन कंडक्टिव होता है और इससे कोई भी कम्प्लेक्स शेप बनाई जा सकती है। ये नॉर्मली एयरक्राफ्ट्स, बोट्स, ऑटोमोबाइल और दूसरी बहुत सारी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है। टाइटन के अंदर की तरफ लगे हुए इक्विपमेंट्स का बाहर हल के साथ अटैच कॉन्फ़िगरेशन इक्विपमेंट्स के साथ कनेक्शन केबल्स के लिए स्पेशल कनेक्टर प्लग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो इनर फेस मैचिंग टाइटेनियम रिंग्स में अटैच किए जाते हैं। टाइटन के पीछे की जानिब जो कॉन्फ़िगरेशनल इक्विपमेंट लगाए गए थे वो बैरूनी प्रेशर को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, जिनमें आउटसाइड प्रेशर बैटरीज और डोम शेप के इक्विपमेंट्स शामिल हैं, जो स्टेबिलिटी और नेविगेशनल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वीडियो के इस हिस्से में बात करते हैं कि कार्बन फाइबर की, जिसको टाइटन के हल के सेंटर में इस्तेमाल किया गया। कार्बन फाइबर से किसी चीज़ को बनाने के लिए थर्ड पार्टी मैट्रिक्स मटेरियल जिसमें एपॉक्सी शामिल होती है, इसको इस्तेमाल किया जाता है।
अगर इस मटेरियल में मैन्युफैक्चरिंग को जूम करके देखा जाए तो कार्बन फाइबर के क्रॉस सेक्शन में कुछ पोर्शंस में फाइबर एपॉक्सी के साथ कांटेक्ट में नहीं होते और फाइबर्स की अनइवन स्पेस नजर आती है। इसके अलावा एपॉक्सी पॉकेट्स भी नजर आती हैं। एपॉक्सी पूरी तरह वॉइड्स और फाइबर के साथ मैनेज नहीं कर पाती और अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन को इंडिपेंडेंटली स्टिमुलेट करें यानी इसके फ्रैक्चर मोड को एनालिसिस करें तो हमें इस मटेरियल की एवरेज प्रॉपर्टीज को ही कंसीडर करना पड़ेगा। कार्बन फाइबर कॉम्पोजिट मटेरियल प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए ऑटोक्लेव प्रोसेस को नॉर्मली प्रेफर किया जाता है लार्ज स्केल पर। कार्बन फाइबर पार्ट्स को तैयार करने के लिए कार्बन फाइबर शीट्स को फाइनल शेप मोल्ड में लगाया जाता है। कार्बन फाइबर क्लॉथ की शीट को रिक्वायर्ड अलाइनमेंट और वेव्स की फॉर्म में लगाया जाता है, यानी कार्बन फाइबर क्लॉथ शीट्स को अल्टरनेटिवली हूप और एक्सियल लेयर्स की फॉर्म में वाउंड किया जाता है। कार्बन फाइबर हल पर वाटर प्रेशर की वजह से हूप फाइबर स्ट्रेसेस 25 मेगापास्कल होती हैं, जबकि कार्बन फाइबर हल की लोडिंग कैपेसिटी 660 मेगापास्कल होती है। जबकि यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 2.6 होती है, जबकि एक्सियल फाइबर स्ट्रेसेस को बियर करते हैं जिसमें ऑप्टिमाइज स्ट्रेंथ और स्टिफनेस प्रॉपर्टीज मिले। फिर इसके बाद मोल्ड को एपॉक्सी से भरा जाता है और हीटेड किया जाता है। इस तरह स्मॉल एयर बबल्स को भी रिमूव किया जाता है। अगर स्मॉल एयर बबल्स रह जाए तो ये स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं। ऑटोक्लेव यानी प्रेशराइज्ड ओवन मेथड महंगा होता है, यानी ऑटोक्लेव और कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस को टाइटन के कार्बन फाइबर के हल के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि एक अल्टरनेटिव चीप मेथड को इस्तेमाल किया गया। अगर ये कहा जाए कि ओशन गेट कंपनी ने एक जुगाड़ लगाया तो ये गलत नहीं होगा। ओशन गेट कंपनी ने सिंपली कार्बन फाइबर शीट के ऊपर एपॉक्सी को लगाया, यानी लेअप और वाइंडिंग के मुकम्मल होने के बाद स्लो स्टेप के साथ ब्रैक्ट किया और फिर इसकी क्योरिंग 137 सेंटीग्रेड पर 7 दिन के लिए की, मगर पोस्ट क्योरिंग की ही नहीं गई। फिर ये कहा गया कि इसकी पोरोसिटी लेस देन 1% पर है, यानी हल में पोर्स मतलब एयर बबल्स बकलिंग के रिस्क को बढ़ा देते हैं, जिससे मटेरियल की डीलैमिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डीलैमिनेशन से मुराद जो कार्बन फाइबर शीट्स की लेयर को सीक्वेंस वाइज एपॉक्सी के साथ जोड़ा जाता है वो लेयर्स अलग अलग हो जाती हैं। कमर्शियली कार्बन फाइबर की टेंशन में टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जिससे यंग मॉडुलस की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। यंग मॉडुलस बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो को कहा जाता है। फर्दरमोर कार्बन फाइबर की एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ओनली 10 to 60% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ की होती है और ट्रांसवर्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ओनली 12 to 20% ऑफ एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। इसलिए इस कार्बन फाइबर को हवाई जहाज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि हवाई जहाज़ों के अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है जो इस कार्बन फाइबर के मटेरियल में टेंशन क्रिएट करता है और इनके विंग्स भी कार्बन फाइबर से ही बनाए जाते हैं। जबकि सबमरीन के केस में पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ये सबमरीन प्रेशर को अंदर की तरफ कंप्रेस करता है। नॉर्मली सबमरीन के हल के लिए स्टील इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन रिसेंटली टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाने लगा और इनमें बायोन्सी को अचीव करने के लिए टाइटेनियम के साथ फॉर्म लेयर्स का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन टाइटन सबमर्सिबल वेसल के केस में स्टॉकटन रश ने यह कहा कि उन्होंने ये फॉर्म लेयर्स का इस्तेमाल किया ही नहीं, क्योंकि इससे सबमर्सिबल वेसल की कॉस्ट में और इजाफा हो जाता। कुछ स्टेबलाइज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से कार्बन फाइबर शीट्स की डिफरेंट ओरिएंटेशन की मदद से मॉडल्स तैयार किए गए, लेकिन ये जस्ट थ्योरेटिकल असेसमेंट थी, ना कि प्रैक्टिकल। जबकि इन केस में फिजिकल प्रैक्टिसेस की जरूरत पेश आती है जो ओशन गेट कंपनी ने की ही नहीं। कार्बन फाइबर के हल के साथ अनप्रूवन एकॉस्टिक इक्विपमेंट्स टेस्टिंग के तौर पर लगाए गए जो मटेरियल की नेचर ऑफ ब्रिटलनेस को डिटेक्ट करने के लिए लगाए थे। ये तो थी टाइटन सबमर्सिबल के फीचर्स के बारे में इंजीनियरिंग डिटेल। अब इसकी कंस्ट्रक्शनल इंजीनियरिंग हिस्ट्री को समझते हैं, यानी ये किन किन के कोलैबोरेशन से कंस्ट्रक्ट की गई। ओशन गेट कंपनी ने कार्बन फाइबर और टाइटेनियम के हल को यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की अप्लाइड फिजिक्स लैब के कोलैबोरेशन से बनाया, टेंटिवली साइक्लोपस 2 यानी टाइटन। इसके अलावा ओशन गेट कंपनी ने स्पेंसर्स के साथ कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल हल को बनाने के लिए जनवरी 2017 में एग्रीमेंट साइन किया। स्पेंसर ने हाल ही में कंपोजिट प्रेशर हल सिंगल पर्सन डीप फ्लाइट चैलेंजेस फॉसेट स्टीप के लिए बनाया, जिसको फोकस ग्राहम ने डिजाइन किया। स्पेंसर को साइक्लोपस 2 के लिए चैलेंजिंग परफॉर्मेंस टारगेट दिए गए, यानी जो 4000 PSI वर्किंग सर्विस प्रेशर के साथ और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.25 तक 4000 मीटर की गहराई तक कायम रहे। मार्च 2018 में साइक्लोपस 2 को टाइटन का नाम दिया गया और लॉन्च के वक्त स्टॉकटन रश ने टाइटन के बारे में कहा कि ये इंजीनियरिंग का शानदार कारनामा है। इसके अलावा ओशन गेट कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर 2023 में टाइटन के बारे में ये क्लेम किया कि इसको नासा, बोइंग कंपनीज और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की अप्लाइड फिजिक्स के कोलैबोरेशन से डिजाइन और इंजीनियर किया गया। तो माय फेलोज, ये तो थी टाइटन सबमर्सिबल की इंजीनियरिंग फीचर्स, कंस्ट्रक्शन और कोलैबोरेशन की डिटेल। आई होप कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।